Hello everyone, welcome to JIBC IB Prep. So as you all know कि हम सभी लोग जो है अभी केवाईसी पर फोकस कर रहे हैं, नो योर कस्टमर के सेशन पर फोकस कर रहे हैं और इस सीरीज में हमने अभी तक जो है 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। आई होप आपने ये चैप्टर्स बिल्कुल देखे होंगे और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर केवाईसी AML। ओके, सो गाइज देखिए, आप सभी को पता है कि हमने पार्ट ए में एएमएल को डिस्कस किया है, उसका पूरा सीरीज कंप्लीट किया है। इस सीरीज में हम केवाईसी को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ चैप्टर है, उस फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम सभी लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, केवाईसी जैसा कि आप सभी को पता है कि क्या है, तो इस चैप्टर में हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात कर रहे हैं केवाईसी और एएमएल से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ सीनियर मैनेजमेंट पर हम डिस्कस करेंगे। इसी के बाद में हम देखने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स दी केवाईसी एंड एएमएल। जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफिसर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो इस चैप्टर में हमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की बात हो रही है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही देखने को मिल रही है। ठीक है, 4.4 में हम देखने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एएमएल मॉनिटरिंग यूनिट्स। कौन कौन सी मॉनिटरिंग यूनिट्स हैं एएमएल को लेकर, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ट्रांजेक्शंस प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ब्रांचेस फील्ड यूनिट्स। ओके, देन लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंप्लायंस एंड ऑडिट फंक्शन। जो कंप्लायंस यूनिट्स और ऑडिट यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके क्या फंक्शंस हैं केवाईसी और एएमएल को लेकर, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। ओके, सो गाइज ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर ही नहीं, ठीक है, ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अपना आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो ठीक है, तो अपने सेशन को, इन जितने भी सेशन हैं उन सभी सेशंस को आप जरूर देखिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग आईआईबीएफ सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए एंड आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले, ठीक है, इस सेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पे हम फोकस कर लेते हैं, क्योंकि जानना जरूरी है कि क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो देखिए, डिफाइन roles and responsibilities of all functionaries, understand the organizational setup for KYC AML. The third objective is ensure compliance with PMLA, RBI and FIU India regulations. And I hope आप सभी को इन सभी के फुल फॉर्म पता होंगे। ठीक है, Prevention of Money Laundering Act, Reserve Bank of India, Financial Intelligence Unit, India regulations. Okay, and the fourth is prevent misuse of banking system for money laundering and terrorism फाइनेंसिंग। ठीक है, सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं एक बार इसको सिंपल सी सामान्य सी भाषा में इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, हर फंक्शनरी का रोल और जिम्मेदारी समझना है हमको। इसी के साथ में हम बैंक के एएमएल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं उनको विजुलाइज करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कंप्लायंस कैसे होती है पीएमएलए, आरबीआई और एफआईयू इंडिया के रूल्स के अंडर या उनके रेगुलेशंस के अंतर्गत। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि अगर बैंक्स, ओके, स्ट्रॉन्ग केवाईसी एएमएल फॉलो करे तो उन्हें मिसयूज होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक क्लियर मैप होगा हमारे पास कि किस लेवल पे कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए होंगे। ओके, okay guys, now coming to the roles of the board and senior management। ठीक है, जो बोर्ड्स हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट्स हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, तो सबसे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट की। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसके बाद में हम समझेंगे सीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। टू इंश्योर एएमएल सीएफटी प्रोग्राम एट ग्रुप लेवल, यानी एएमएल सीएफटी प्रोग्राम की यदि बात करें तो इसमें बोर्ड इंश्योर करता है कि ग्रुप लेवल पे एक इफेक्टिव एएमएल सीएफटी फ्रेमवर्क हो। ओके, नाउ कमिंग टू दी केवाईसी पॉलिसी, अप्रूव एंड एनुअली रिव्यू केवाईसी पॉलिसी। यानी केवाईसी पॉलिसी का मतलब इधर यहाँ पर यह है कि हर साल रिव्यू होती है, जो भी केवाईसी की पॉलिसीज है वो रिव्यू होती है, ताकि न्यू रेगुलेशंस अलाइन हो सके। ठीक है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ये भी अप्रूव करते हैं। ठीक है,
ये भी अप्रूव करते हैं जो बताती है कि कैसे कस्टमर एक्सेप्ट करने हैं, अप्रूव कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंश्योर रिस्क बेस्ड कैटेगराइजेशन ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिस्क कैटेगराइजेशन है इसके बारे में यदि मैं बात करूं तो जो कस्टमर्स है, ठीक है, तो कस्टमर्स को लो, मीडियम, हाई रिस्क में क्लासिफाई करना है। किन किन चीजों में, तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए रिस्क कैटेगराइजेशन तभी हो सकता है जब आप कस्टमर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स के साथ हम बिजनेस रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो पता होना चाहिए कि किस कस्टमर के पास कितनी रिस्क है। तो कस्टमर को आप यहाँ पे कैटेगराइज कर देंगे लो, मीडियम और हाई रिस्क में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट कंप्लायंस इवोल्यूशन, है ना, इंडिपेंडेंस कंप्लायंस इवोल्यूशन रिव्यूज। ठीक है, एक अलग कंप्लायंस टीम पॉलिसी चेक करती है। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट कंप्लायंस इवोल्यूशन होता है जो कि एक इंडिपेंडेंटली टीम पॉलिसीज को चेक करती है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्करेंट ऑडिट की, तो ऑडिट एक ही टाइम पे होती है ताकि डेविएशन कैच किया जा सके। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? सो आई होप इट इज clear to all. Concurrent audit of KYC AML compliances. Next is quarterly reporting to audit committee. ठीक है, audit committee को consolidated note दिया जाता है। And the next is appoint डेजिग्नेटेड डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफिसर। अब देखिए यहाँ पर इसको यदि समझना चाहे तो बड़ी सामान्य सी भाषा में मैं यही कहूंगा कि जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, क्यों? कि ताकि वो अपनी जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एएमएल और केवाईसी को लेकर कि किन के केवाईसी पॉलिसीज को रिव्यू करना है, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसीज को इंश्योर करना है, साथ ही जो है कस्टमर के रिस्क कैटेगराइजेशन, तो उसके लिए कोई डेजिग्नेटेड डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर उनका अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप बात करते हैं सीनियर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी की। ठीक है, तो अब सीनियर मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है? तो सपोर्ट डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, ओके, इंश्योर डे टू डे कंप्लायंस अक्रॉस बिजनेस लाइन, एंड द थर्ड इज प्रोवाइड रिसोर्स एंड ओवरसाइट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये है कि जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करना, डे टू डे कंप्लायंस और स्टाफ ट्रेनिंग इंश्योर करना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि डे टू डे कंप्लायंस आ रहे हैं तो, और यदि आप स्टाफ ट्रेनिंग ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ हम एएमएल केएफटी एएमएल सीएफटी से जो है कहीं ना कहीं उनको इंश्योर कर पा रहे हैं उनकी गाइडलाइंस को। ठीक है, तो डे टू डे कंप्लायंस और स्टाफ ट्रेनिंग को इंश्योर करना भी जरूरी है। साथ ही बिजनेस लाइन में रिसोर्स एलोकेशन करना। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेशन करना। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर एक नया हाई रिस्क प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो बोर्ड उसके सेफगार्ड अप्रूव करेगा। ठीक है, और सीनियर मैनेजमेंट देखेगा कि ब्रांचेस उसको इम्प्लीमेंट करे। क्लियर यहाँ पे? सो ऐसे वर्क होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, and the next is responsibilities of the designated director. Who can be a designated director? तो देखिए designated director की यदि हम बात करें तो designated director एक लीगल गार्जियन जैसा होता है। कैसा होता है? एक लीगल, ठीक है, लीगल गार्जियन। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि पीएमएल रूल्स के हिसाब से उसको इंश्योर करना है कि बैंक एएमएल ऑब्लिगेशंस पूरा करे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि वो क्या है, एक लीगल गार्जियन के जैसा होता है। अब हु कैन बी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर? ठीक है, कौन बन सकता है, कौन डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बन सकता है? तो कंपनी में एमडी या होल टाइम कह सकते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर्स। ठीक है, पार्टनरशिप में मैनेजिंग पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में प्रोपाइटरशिप में प्रोपाइटर्स आ गए, ट्रस्ट में मैनेजिंग ट्रस्टीज आते हैं। ठीक है, एसोसिएशन में जो इंडिविजुअल अफेयर्स मैनेज करता है, जो इंडिविजुअल अफेयर्स मैनेज करता है, वो लोग यहाँ पर आते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है, अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे कि इंश्योर केवाईसी पॉलिसी अपडेटेड, इंश्योर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस आर केवाईसी कंप्लायंस,
Third is appoint and monitor principal officers, ensure FIU India reporting system is in place, ensure sales and operations unit follow KYC CDD। ठीक है, सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिख रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी में केवाईसी पॉलिसीज पर, तो फर्स्ट हम आते हैं इंश्योर केवाईसी पॉलिसी इज अपडेटेड, मींस केवाईसी पॉलिसी अपडेटेड हो और एक और उसका एक फंक्शनरी रिस्पॉन्सिबल हो। तो फंक्शनरी रिस्पॉन्सिबल कौन हो? सो मोस्टली प्रिंसिपल ऑफिसर्स रहते हैं। कौन होते हैं? प्रिंसिपल ऑफिसर्स। अब ऐसा मैंने क्यों बोला? तो देखिए यहाँ पर आपको अपॉइंट, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, अपॉइंट एंड मॉनिटर प्रिंसिपल ऑफिसर्स। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि मोस्टली प्रिंसिपल ऑफिसर्स। नेक्स्ट इज जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सारे प्रोडक्ट और प्रोसेसेस एएमएल कंप्लायंस हो। ठीक है, फिर जी इसके बाद में हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफिसर्स अपॉइंट करना, ठीक है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नेक्स्ट एफआईयू रिपोर्टिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग और टाइमली हो, ये बहुत जरूरी है। कैसा हो? टाइमली हो, एक तो स्ट्रॉन्ग हो और टाइमली हो। यदि यहाँ पर कोई रिपोर्टिंग की गई है तो बिल उस पर एक्शन और उस पर एक्शंस और इम्प्लीमेंटेशन हो, यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, यदि कोई जैसे ईडीडी के थ्रू यदि कोई कस्टमर हाईली रिस्की है और वो पता चला कि वो ईडीडी के अंदर आता है, एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत आता है, तो फिर उसको रिपोर्ट करना जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए भी जो है रिपोर्टिंग का जो है, जैसे कि आपने सुना था कि रिपोर्ट करना पड़ता है बैंक्स को, हमने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो टाइमली और स्ट्रांग हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो सेल्स और ऑपरेशन टीम को केवाईसी सीडीडी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है, केवाईसी और सीडीडी, सीडीडी मींस कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, और एक और होता है ईडीडी, जैसा हमने बात करा, वो होता है एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस। फॉर एग्जांपल पीईपी, पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, पीईपी। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? एनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस में आएंगे। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नजर में इनके वेरिफिकेशंस, इनके आइडेंटिटीज जो है वो अलग तरीके से चेक की जाएगी, यानी इनका केवाईसी का प्रोसेस जो होगा वो अलग होगा। सीडीडी के अंतर्गत लो रिस्क और मीडियम रिस्क कस्टमर्स आते हैं जिनकी रिस्क को असेस करने के लिए यहाँ पर, तो उनका केवाईसी की जो पॉलिसीज होती है, उनकी केवाईसी पेशेंट का जो तरीका है, उनको आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है, उनकी रिस्क को एक्सेस करने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि इंश्योर सेल्स एंड ऑपरेशन यूनिट्स फॉलो केवाईसी और जो सीडीडी है या फिर ईडीडी है। ठीक है ना, दोनों कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फुलफिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स एक्टिव हो और कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योर रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉर कैटेगराइजेशन। ठीक है, यानी जो रिस्क बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, फॉलो हो कस्टमर कैटेगराइजेशन के लिए। रिस्क बेस्ड अप्रोच वही है जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, तीन चीजें हैं, लो, मीडियम और हाई रिस्क। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लायंस और इंश्योर कंप्लायंस एंड ऑडिट फंक्शंस मॉनिटर एएमएल। ठीक है, कंप्लायंस और ऑडिट फंक्शंस मॉनिटर करें एएमएल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, और इसके बाद में रेगुलेटरी चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट करना, इंश्योर क्विकली अडॉप्शन ऑफ न्यू रेगुलेशन। द नेक्स्ट इज मेंटेन रिकॉर्ड्स फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी जो रेगुलेटरी जो ट्रांजैक्शन डेटा और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना मिनिमम स्टिपुलेटेड पीरियड्स के लिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज ट्रेन एंड सेंसिटाइज स्टाफ रेगुलरली, मींस जो स्टाफ ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन वो करवाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एफआईयू रिपोर्ट टाइम पर नहीं गया तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स की होगी। सो आई होप इट इज क्लियर। Now the next is responsibilities of the principal officers. Okay, so first is role and the second is responsibilities. ठीक है, तो सबसे पहले हम रोल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नोडल पॉइंट फॉर एएमएल कंप्लायंस एंड सबमिट रिपोर्ट्स एसटीआर, सीटीआर, सीसीआर, CBWTR, NTR टू FIU इंडिया। ठीक है ना, यानी आप सिंपल सा जो रिपोर्ट्स है वो सबमिट करना है FIU इंडिया को। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो बात करते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफिसर से एएमएल फ्रेमवर्क का ऑपरेशनल हेड है, जिस इसको नोडल पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है,
समझ गए, इसको क्या कहा जाता है, नोडल पॉइंट भी कहा जाता है। और इस यहाँ पर इसकी जो जिम्मेदारी है वो रिपोर्ट्स को सबमिट करना है। जैसे कि कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट आई है, ठीक है, या और किसी प्रकार की कोई नोडल रिपोर्ट्स आई है, तो उसे एफआईयू इंडिया को वो रिपोर्ट करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन्स की जानकारी। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ठीक है, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बात करें तो फर्स्ट फॉर्मुलेट एंड अपडेट केवाईसी पॉलिसीज। तो सब चीज यहीं पे, ये सभी की जिम्मेदारी केवाईसी को पॉलिसीज को ही अपडेट करना है। तो आपको ऐसा लग रहा हो कॉमन चीज है, तो देखिए कॉमन तो है, ठीक है। तो तभी जाकर यदि सभी को वो जिम्मेदारी दी जाएगी तब जाकर ही वो चीजें इंप्लीमेंट होगी। डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स भी वही होंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर्स की भी वही जिम्मेदारी होगी। तो बैंक की केवाईसी पॉलिसी फॉर्मुलेट और अपडेट करना, ठीक है। डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करें ताकि उनके एएमएल केवाईसी मैनुअल रेडी हो। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट पेपर्स विद एमएल रिस्क असेसमेंट, एमएल मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, सो प्रोडक्ट पेपर्स एमएल रिस्क असेस करें, ठीक है। एसओपीज में ट्रांजेक्शन और मॉनिटरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो, ठीक है। एंड रिस्क कैटेगराइजेशन मॉडल्स, यानी जो कस्टमर रिस्क कैटेगराइजेशन मॉडल है उसको अडॉप्ट किया जाना चाहिए या अडॉप्ट हो, ठीक है। एफआईयू इंडिया इंश्योर ऑल ट्रांजेक्शंस आर कवर्ड कोर एंड नॉन कोर, ठीक है। यानी एफआईयू इंडिया को टाइमली रिपोर्ट्स भेजें, जैसे कि वही एसटीआर, सीटीआर, सीसीआर एक्सेट्रा, ठीक है। कोर और नॉन कोर सभी ट्रांजेक्शंस को कवर करना है। सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस डिटेक्ट करना है, ठीक है। डिटेक्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस यूजिंग रेड फ्लैग इंडिकेटर्स, ठीक है। जो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स है उसके थ्रू सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस को डिटेक्ट करना। नेक्स्ट है स्टाफ की ट्रेनिंग और अवेयरनेस स्क्रीन कर, अवेयरनेस ट्रेन एंड सेंसिटाइज स्टाफ, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स को गैप्स और अपडेट्स बताना, जो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स हैं उनको आप गैप्स के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, और जो भी कंप्लायंसेस है उसके बारे में अपडेट करेंगे, ठीक है। अब बोर्ड और ऑडिट कमिटीज को पीरियोडिक रिपोर्ट देना है, ठीक है। क्लियर यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक अकाउंट में बार बार 10 लाख के कैश डिपॉजिट्स हो रहे हैं तो प्रिंसिपल ऑफिसर्स इंश्योर करेगा कि केस का एसटीआर एफआईयू को भेजा जाए, यानी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। क्लियर, ओके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज responsibilities of the AML monitoring यूनिट, ठीक है। ये यूनिट ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग का मॉनिटरिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो एक फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि बैंक की साइज और बिजनेस मिक्स पर, किस किस पर डिपेंड करेगा। तो जो बैंक की साइज है, बिजनेस मिक्स, इसके अलावा बात करें तो ब्रांच नेटवर्क स्प्रेड, रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, पार्टनरशिप विद फाइनेंशियल एंटिटीज, एजेंसी अरेंजमेंट लाइक डीएसए रिकवरी, डीएसए मींस डायरेक्ट सेलिंग एजेंसीज, ठीक है, रिकवरी एजेंट्स एंड करस्पॉन्डेंट्स। ओके, सो ये सारी चीजें इसके साथ इंक्लूड हुई। तो इनके फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के, और वो उस इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू द फंक्शंस, and the functions में first monitor and report STR, CTR, CCR, CW, CBWTR and NTR. Next is compile monthly reports for FIU India, ठीक है। यानी STR, CTR और एक्सेट्रा जितनी भी ये रिपोर्ट्स हैं इनको कंपाइल करके मंथली FIU को भेजना है। लेकिन इनमें आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखेंगे वो याद रखेंगे STR, जिसको हम बोलते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स, और मैक्सिमम यही सेंड की जाती है, ठीक है। STR प्रोसेसिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब उसकी हम बात कर लेते हैं। जनरेट अलर्ट्स वाया रेड फ्लैग इंडिकेटर्स, review and adjust indicators to reduce false positives. Next, whitelist genuine accounts, whitelist genuine accounts, and the next is examine branch initiated STR cases. अभी क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए STR प्रोसेसिंग के प्रोसेस में सॉफ्टवेयर से रेड फ्लैग इंडिकेटर्स के बेसिक पे अलर्ट्स जनरेट होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर्स को रेगुलर अपडेट करके फॉल्स पॉजिटिव्स कम किए जा सकते हैं, ठीक है। जेन्युइन अकाउंट्स को वाइट लिस्ट करना है, ठीक है।
इसी के साथ में ब्रांच इनिशिएटेड एसटीआरस को रिव्यू करके फाइनल फिलिंग करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांच सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करे तो वो एएमएल यूनिट को भेजती है और यूनिट उसको एनालिसिस करके एसटीआर फाइल करता है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। चलिए, अब बात करते हैं ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग यूनिट्स की और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। ओके, सो देखिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट्स का काम है ऑपरेशनल लेवल पे कंप्लायंस इंश्योर करना। ठीक है, तब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रही है। टू वेरीफाई केवाईसी डॉक्यूमेंट्स बिफोर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस, फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस चेक ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, डिटेक्ट अनयूजुअल फीचर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज। Next is report suspicious cases to AML units. Next, ensure risk categorization during account opening. And the next is update customer KYC regularly. ओके, सो यहाँ पर यदि बात करें तो हर ट्रांजेक्शन्स के साथ केवाईसी डॉक्स वेरीफाई करना, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चेक करना, अनयूजुअल फीचर्स और डिस्क्रिपेंसीज यदि दिख रही है उनको डिटेक्ट करना। नेक्स्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस एएमएल यूनिट को फॉरवर्ड करना। ओके, एंड द नेक्स्ट इज अकाउंट ओपनिंग के वक्त रिस्क कैटेगराइजेशन कंफर्म करना। रिस्क कैटेगराइजेशन की वो जो कस्टमर है, ठीक है, वो किस रिस्क कैटेगरी के अंदर आ रहा है, लो में आ रहा है, मीडियम में आ रहा है या फिर हाई रिस्क में आ रहा है, तब जाकर ये रिस्क एक्सेस हो पाएगी। ठीक है, एंड द लास्ट इज अपडेट कस्टमर केवाईसी रेगुलरली, यानी रेगुलरली केवाईसी अपडेशन करना। फॉर एग्जांपल, अगर एक फॉरेन रेमिटेंस के लिए एक फेक इनवॉइस सबमिट किया गया तो प्रोसेसिंग यूनिट सस्पिशियस रेड फ्लैग रेस करेगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांचेस एंड फील्ड यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए, ब्रांच फ्रंट लाइन पे होती है, ये सभी को पता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम किसी बैंक के या किसी एनबीएफसी के हेड ऑफिस में नहीं जाते, हम ब्रांचेस से कांटेक्ट करते हैं, ब्रांच मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं। तो ब्रांच क्या है, फ्रंट लाइन है, तो इसीलिए वो फ्रंट लाइन पे होती है, डायरेक्टली कस्टमर्स को हैंडल करती है। ठीक है, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है यहाँ पे, है ना, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बात है सामने है, तो प्रॉपर सीडीडी परफॉर्म करना और केवाईसी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, केवाईसी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना। सीडीडी की मैंने बात कर ली थी, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के, आप सभी को पता है। इसके बाद में कलेक्ट एंड वेरीफाई केवाईसी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई करना। ठीक है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, ऑनलाइन केवाईसी को वेरीफाई करना कि कहीं फेक तो नहीं है, उसमें एडिटिंग तो नहीं है, ये भी इसका पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं मॉनिटर अकाउंट ऑपरेशंस एंड कस्टमर बिहेवियर। ठीक है, जो अकाउंट्स ऑपरेशन है उसको मॉनिटर करना, कस्टमर के बिहेवियर को मॉनिटर करना। नेक्स्ट, मार्केट रिपोर्ट पे भी नजर रखना कि मार्केट कैसा चल रहा है। ठीक है, मार्केट रिपोर्ट्स अबाउट कस्टमर। देखिए, हम जो भी बिजनेस करते हैं वो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंगली करते हैं, तो यदि कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है तो बिजनेस भी उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगा। ठीक है, तो मार्केट पर नजर रखना, मार्केट के को एनालिसिस करना और उसके बाद में जो है एक तरीके से हम एडवर्स और इनवर्स मार्केट को, फेवरेबल और अनफेवरेबल मार्केट को हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो उस पर भी नजर रखना जरूरी है। ठीक है, सस्पिशियस या अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन एएमएल यूनिट को रिपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेट अलर्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम एएमएल यूनिट्स, यानी एएमएल यूनिट से जो अलर्ट आएंगे उनके डेलिजेंस, ठीक है, उनको डेलिजेंटली इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, और इसके बाद में इंफॉर्मेशन और अपना जजमेंट टीएमएल यूनिट को देना, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड जजमेंट ऑन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर एक कस्टमर बार बार पूछता है कि एक दिन में 10 लाख कैश डिपॉजिट कैसे कर सकता हूँ, तो ब्रांच को सस्पिशियस अटेम्प्ट रिपोर्ट करना पड़ेगी। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो ये पूछ रहा है, ठीक है, कि भैया मुझे रोज 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करना है, तो आपका तो जो बैंक है, ठीक है ना, वो उसे रेड फ्लैग में डालेगी और उसकी एसटीआर बनाएगी यदि वो उस जमा करता है तो, और वो कस्टमर उनके लिए ईडीडी के कॉन्सेप्ट पर आ जाएगा, इनहेंस ड्यू डिलिजेंस, और उसकी रिस्क को एसेस करना बहुत जरूरी होगा वहां पे। सो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, coming to the responsibilities of the compliance and audit
फंक्शंस, ठीक है। कंप्लायंस और ऑडिट दोनों वॉचडॉग की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए ऑडिट और जो कंप्लायंस है वो कंपनी की रिस्क को मैनेज करने का काम करता है। यदि उसकी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कुछ गलत इन्वेस्टिगेशन, कुछ गलत एक्टिविटीज हो रही है, तो उनको रोकने के लिए ऑडिट और कंप्लायंस डिपार्टमेंट होते हैं। तो कंप्लायंस फंक्शंस की हम पहले बात कर लेते हैं। ये इंश्योर करता है कि केवाईसी पॉलिसी अपडेटेड हो। हर बिजनेस लाइन हर बिजनेस लाइन के पास एएमएल मैनुअल्स और एसओपीज होने चाहिए, ठीक है। व्यू नेट प्रोडक्ट पेपर फॉर एएमएल रिस्क, यानी जो न्यू प्रोडक्ट पेपर्स हैं उनको वेट करना और एएमएल रिस्क को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना भी इनके फंक्शंस में आता है, परफॉर्म कंटिन्यूअस कंप्लायंस मॉनिटरिंग। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द ऑडिट फंक्शंस। Audit processes for KYC AML requirements, and the second is conduct yearly audits of AML related functions. Okay, तो देखिए ऑडिट फंक्शंस की बात करें तो हर प्रोसेस ऑडिट करना केवाईसी एएमएल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी के साथ में एएमएल रिलेटेड फंक्शंस का ईयरली ऑडिट करना भी बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम guidance against tipping off. Staff must not disclose to customer if account is under AML monitoring. Okay. Next, STR filling must remain confidential, and the last is account operation continues normally even if STR is filled. Suspicious transaction report. ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। सो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कस्टमर को कभी इन्फॉर्म नहीं, जो कस्टमर्स हैं उनको स्टाफ कभी इन्फॉर्म नहीं करेगा अगर उसका अकाउंट सस्पिशियस मॉनिटरिंग में है तो, ठीक है। और इसी के साथ में जो एसटीआर फिलिंग है उसको स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखना होगा। अकाउंट ऑपरेशन नॉर्मल चलती रहेगी, जो भी अकाउंट ऑपरेशन है वो नॉर्मल चलती रहेगी इवन आफ्टर एसटीआर फिलिंग। यदि एसटीआर फिलिंग हो गया उसके बाद भी, ठीक है, जो अकाउंट्स ऑपरेशन है वो नॉर्मली चलता रहेगा, कस्टमर को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर एक एसटीआर फिलिंग एसटीआर फाइल हो गया है तो भी कस्टमर को पता नहीं चलना चाहिए, वरना लॉ का क्या हो जाएगा, वॉयलेशन हो जाएगा। जो रूल्स बनाए गए जो पीएमएलए के तहत, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, वॉयलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका वॉयलेशन हमें नहीं करना है यहाँ पे। सो आई होप इट इज क्लियर। चलिए तो अब बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज की। जो हमने चैप्टर अभी डिस्कस किया उसी से ही रिलेटेड ही एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन, चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ द बोर्ड इन एएमएल केवाईसी, ठीक है। जो बोर्ड एएमएल केवाईसी में जो बोर्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। सो फर्स्ट, द बोर्ड मस्ट अप्रूव द बैंक्स कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी इन लाइन विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो बोर्ड है उनके लिए जरूरी है कि जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसीज हैं, ठीक है, उसको अप्रूव की जाए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। सेकंड, द बोर्ड इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिलिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट विद एफआईयू इंडिया। जो बोर्ड है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है एसटीआर फिल करने के लिए एफआईयू इंडिया के साथ में। Next is the board ensures that an independent evaluation of AML compliance is carried out. ठीक है, बोर्ड जो है, जो AML का जो बोर्ड है वो ये इंश्योर करेगा ना एक इंडिपेंडेंट AML कंप्लायंस के इवोल्यूशन के लिए कि वो चल रहा है, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट, तो वो कोई डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पर किसी दबाव में वो किसी प्रकार का कोई इवोल्यूशन नहीं कर रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन होगा, ठीक है। उसका ये काम होगा कि वो ये चीज इंश्योर करे। नेक्स्ट, द बोर्ड मस्ट एनुअली रिव्यू द केवाईसी पॉलिसी ऑफ द बैंक, ठीक है। जो बोर्ड है वो एनुअली रिव्यू करेगा केवाईसी पॉलिसीज जो बैंक के साथ में बनाई गई है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4। डायरेक्टली बोर्ड जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है एसटीआर फिल करने के लिए। बैंक्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसटीआर फिल करने के लिए, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एफआईयू इंडिया ये एसटीआर रिपोर्ट्स को फिल करने के लिए। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन is consider the following statements regarding the responsibilities of the designated director। जो designated director है उनकी responsibilities से related आपको यहाँ पे
स्टेटमेंट दिख रहे हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट, द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर मस्ट इंश्योर दैट द बैंक मेंटेन्स द प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर ट्रांजेक्शंस फॉर द स्टिपुलेटेड पीरियड्स. ठीक है, जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है वो इंश्योर करेंगे कि बैंक जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे कस्टमर ट्रांजेक्शंस का. ठीक है. Second, designated director personally verifies each suspicious transaction before an STR filled. जो designated director है वो personally verify करेंगे suspicious transactions को STR filled होने के पहले. The third one is the designated director oversees the principal officer's performance in ensuring FIU India reporting. जो designated directors हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफिसर्स के परफॉर्मेंस को ओवरसीज करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे और इंश्योर करेंगे एफआईयू इंडिया की रिपोर्टिंग के साथ. ठीक है. फोर्थ, द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर इंश्योर्स दैट द न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर ऑपरेशनलाइज्ड क्विकली. डेजिग्नेटेड डायरेक्टर ये इंश्योर करेंगे कि जो भी नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही जल्दी त्वरित जो है ऑपरेशनल हो जाए. ठीक है, क्लियर यहाँ पे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? And the correct option is option C, 1, 3 and 4. Okay. डेजिग्नेटेड डायरेक्टर पर्सनली वेरीफाई नहीं करते ट्रांजेक्शंस एसटीआरस को. ठीक है, फील्ड होने के पहले वो बाद में उन चीजों को वेरीफाई करते हैं. ओके, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पर्सनली जो है हर एक सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई कर सके, और ये पॉसिबल भी नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. And the next question is, consider the following statements regarding the roles of the principal officer. Principal officers के रोल से रिलेटेड जो है यहाँ पर ऑप्शन स्टेटमेंट दे रखे हैं, वो आपको देखना है सही है या नहीं. The principal officer submits STR, CTR, CCR, CBWTR, NTRs to FIU India. ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स है वो ये सभी रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं FIU इंडिया को. ओके. Second, the principal officers coordinate with different functional units to ensure AML, KYC manuals and SOP exist. ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं वो डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो AML, KYC मैनुअल्स हैं वो जो SOPs हैं वो एग्जिस्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है. ठीक है. थर्ड, the principal officer is solely responsible for approving the bank's customer acceptance policy. प्रिंसिपल ऑफिसर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे बैंक कस्टमर्स एक्सेप्टेंस पॉलिसी को अप्रूव करने के लिए. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफिसर रिपोर्ट सिग्निफिकेंट कंप्लायंस इश्यूज टू द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर एंड बोर्ड. जो प्रिंसिपल ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंटली जो भी कंप्लायंस इश्यूज हो रहे हैं डेजिग्नेटेड डायरेक्टर्स और बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. एंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है आपको? 1, 2 एंड 4 बिल्कुल सही. जो ऑप्शन थर्ड है वो गलत इसलिए है क्योंकि वो सोल प्रिंसिपल ऑफिसर सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं अप्रूव करने के लिए. ठीक है, क्लियर यहाँ पे. सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding AML monitoring units. जो AML monitoring units हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट्स आपको देना है. ठीक है. AML units are responsible for complying for compiling and reporting CTR, CCR, CBWTR and NTR to FIU India. Okay. Next, STR are always filled monthly along with other FIU report. जो STRs हैं वो हमेशा फिल्ड होगी मंथली बेसिस पर FIU इंडिया रिपोर्ट्स के साथ में. ठीक है. थर्ड, AML units review and adjust red flag indicators to reduce false positives. जो false positives reports आ रही है, ठीक है, red flags indicators हैं, वो कहीं ना कहीं false positives को reduce करेंगे AML unit review के अंतर्गत. ठीक है. The fourth is AML units can whitelist genuine accounts to avoid unnecessary alerts. AML units जो है whitelist genuine accounts को avoid करेंगे unnecessary alerts के. Okay, so the correct option is option A, 1, 3 and 4. STR हमेशा मंथली बेसिस पर FIU रिपोर्ट के साथ में और दूसरी ऐसी कोई रिपोर्ट फिल्ड नहीं करता है, की जाती है. ठीक है. So let's move to the next question. Consider the following statements regarding the functions of transaction processing unit. Okay.
ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट्स पर हम बात करें फंक्शन की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, दे मस्ट इंश्योर प्रॉपर केवाईसी वेरिफिकेशन बिफोर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए जा रहे हैं उसके पहले केवाईसी वेरिफिकेशन को इंश्योर करता है। इसके बाद में दे आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिए ड्यू डिलिजेंस को कंडक्ट करता है। Next is they should immediately report suspicious transactions to AML units. जो AML units हैं, जो suspicious transactions हैं, उसको immediately report करता है। ठीक है, इनको करना चाहिए। They are exclusively responsible for designing AML training module for bank staffs. ठीक है, ये exclusive, ये responsible होते हैं AML training modules बैंक staffs के लिए बनाने के लिए। So which of the following option is correct? And the correct option is 1, 2 and 3। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते एमएल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, ये तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग यूनिट है, तो जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो एसटीआर फिलिंग हो रही है, जो सीटीआर फिलिंग हो रही है, उनको मॉनिटर करने के लिए, केवाईसी वेरीफाई हो रहे हैं, यानी उनके लिए स्टाफ ट्रेनिंग्स और एएमएल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ये एक अलग पार्ट है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the consider the following statements regarding the responsibilities of branch filled units। okay, यहाँ पर देखिए, पहला आपको दिख रहा है ब्रांचेस मस्ट कैरी आउट प्रॉपर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड कलेक्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट। जो ब्रांचेस हैं वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और के तहत जो है प्रॉपर सीडीडी फुलफिल करती है और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करती है। सेकंड, यहाँ पर ब्रांचेस डायरेक्टली सबमिट करती है एसटीआर एफआईयू इंडिया विदाउट एएमएल यूनिट इन्वॉल्वमेंट। बिना एएमएल यूनिट के इन्वॉल्वमेंट के ब्रांचेस जो है डायरेक्टली एसटीआर फिल करती है करके एफआईयू इंडिया को भेज देती है। थर्ड, ब्रांचेस मॉनिटर करती है कस्टमर के बिहेवियर को, ट्रांजैक्शंस को, सस्पिशियस एक्टिविटीज को। फोर्थ, ब्रांचेस इन्वेस्टिगेट करती है जो भी अलर्ट रिसीव हुए हैं एएमएल यूनिट्स और से की तरफ से, और अपना फीडबैक प्रोवाइड करती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4। ठीक है, ब्रांचेस डायरेक्टली सबमिट नहीं करती है एसटीआर। ठीक है, वो रिपोर्ट करती है, देन उसके बाद में फिर फिल्ड किया जाता है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंप्लायंस फंक्शन। जो कंप्लायंस फंक्शंस है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट, it ensured that KYC policy remain updated in line with regulatory requirement। जो भी regulatory requirement है, KYC policy जो है वो इंश्योर करती है कि regulatory requirements के accordingly वो जो है ये अपडेट रहे हमारी KYC policy। compliance function का काम होगा। okay, second, it wait new product papers for AML KYC compliance before approval। approval के पहले जो भी compliance functions है, new product paper AML KYC जो है उनको सही कर लिया जाए, उनको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। इट कंडक्ट्स ईयरली ऑडिट्स फॉर एएमएल यूनिट्स। ये जो है हर साल ऑडिट्स जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, हर साल कंडक्ट करते हैं, और ये इसके लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके केआरए में आता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इंश्योर्स एसओपीज अक्रॉस बिजनेस लाइन इनकॉर्पोरेट एएमएल केवाईसी रिक्वायरमेंट। ये इंश्योर करते हैं कि जो एसओपीज है अक्रॉस बिजनेस लाइन में वो इनकॉर्पोरेट हो एएमएल केवाईसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन। which of the following option is correct? So the correct option is option C, 1, 2 and 4। okay, so I hope it is clear। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑडिट फंक्शन से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिख रहे हैं, आइए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। इट कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ वेरियस प्रोसेस स्पेसिफिकली फॉर केवाईसी एएमएल कंप्लायंस। केवाईसी एएमएल स्पेसिफिकली केवाईसी एएमएल कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उनके ऑडिट्स को ये कंडक्ट करता है, ये ऑडिट फंक्शन के अंतर्गत आता है। इट ऑडिट्स एएमएल रिलेटेड फंक्शनल यूनिट एट लीस्ट वंस एवरी ईयर। कम से कम साल में एक बार एएमएल रिलेटेड जो भी फंक्शनल यूनिट्स है उनका ऑडिट से करता है। ठीक है, इसके बाद में ऑडिट फंक्शंस में इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड अपडेटिंग द केवाईसी पॉलिसी ऑफ द बैंक्स। ठीक है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है जो केवाईसी पॉलिसीज होती है उसको फॉर्मुलेट और अपडेट करने के लिए बैंक के साथ में।
इसके बाद में फोर्थ स्टेटमेंट, इट आइडेंटिफाइज गैप्स एंड डेविएशन इन कंप्लायंस फॉर करेक्टिव एक्शन। जो भी करेक्टिव एक्शंस है, ठीक है, उनके लिए जो डेविएशंस हो रहे हैं, उनकी गैप्स जो है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑडिट फंक्शंस वर्क करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 4। ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट, इट इज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि ये तो ऑडिट कर रहा है, जो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, ऑलरेडी फॉर्मुलेट हो चुकी है, तो वो एज पर गाइडलाइन हुई है या नहीं, बैंक्स उसको इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं, उनकी चीजों को करता है। ये कोई एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज नहीं होती है, ये एक वेरिफिकेशन एजेंसी। ऑडिट का काम क्या होता है, देखना कि वो चीजें प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And the next question is, consider the following statements regarding guidance against tipping off. Okay, tipping off से related है. So first statement, staff must never disclose to customer that an STR has been filled against their accounts. ठीक है, जो स्टाफ है, जो बैंक स्टाफ है, जो कंपनी स्टाफ है, ठीक है, वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा कस्टमर को कि उनका STR फिल हो रहा है उनके अकाउंट के अगेंस्ट में। ठीक है, STR फिलिंग डिटेल मस्ट बी ट्रीटेड हाईली कॉन्फिडेंशियल। जो STR फिलिंग डिटेल्स है वो हमें कॉन्फिडेंशियल होगी। कस्टमर शुड बी इन्फॉर्म्ड इफ देयर अकाउंट इज अंडर AML मॉनिटरिंग। जो कस्टमर्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनका अकाउंट जो है AML मॉनिटरिंग के अंतर्गत आ रहा है। फोर्थ, फिलिंग एन STR डज नॉट स्ट्रिक्ट नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द अकाउंट। जो STRs हैं, ठीक है, जो STR जो फिलिंग है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे नॉर्मल ऑपरेशंस को। यानी कि फॉर एग्जांपल यदि किसी कस्टमर का STR फिल कर दिया गया है तो उसके नॉर्मल ऑपरेशंस को रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, जैसे नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं वैसे ही वो चलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 4। ओके, कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, जो ऑप्शन थर्ड में कहा गया है, उसे बिल्कुल किसी चीज की जानकारी नहीं दी जाएगी कि वो AML मॉनिटरिंग के अंतर्गत आ रहा है। सो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जनरल AML KYC फ्रेमवर्क। जो जनरल AML KYC फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, AML KYC ऑब्लिगेशन एक्सटेंड टू ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक। जो AML KYC ऑब्लिगेशंस है वो बैंक्स तक जो है एक्सटेंड किए गए हैं सारी एक्टिविटीज में। ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ बैंक इज ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन है स्टाफ्स की वो एक ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऑडिट एंड कंप्लायंस फंक्शंस प्ले नो रोल इन AML ऑब्लिगेशन। जो ऑडिट और कंप्लायंस फंक्शंस हैं वो किसी भी प्रकार के AML ऑब्लिगेशंस में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। ओके, ऑडिट और कंप्लायंस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। फोर्थ स्टेटमेंट, अ स्ट्रॉन्ग AML फ्रेमवर्क प्रोटेक्ट्स banks from being misused for financial crime. Okay, so which of the following option is correct? Okay, so the correct option is option D, 1, 2 and 4, ऑप्शन डी। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2 एंड 4, तो थर्ड ऑप्शन जो ऑडिट एंड कंप्लायंस फंक्शन प्ले नो रोल इन AML ऑब्लिगेशन, ये बिल्कुल गलत है। ऑडिट और कंप्लायंस फंक्शन बिल्कुल एक क्रूशियल रोल अदा करते हैं AML ऑब्लिगेशंस में। ओके, सो गाइस आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस सेशन को जरूर देखिएगा, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।